मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों में महात्मा ज्योतिराव फूले के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महात्मा ज्योतिराव फूले अछूतों के मसीहा, हिंदू विधवाओं के उद्धारक, ब्राह्मणवाद के कट्टर शत्रु थे। महात्मा ज्योतिराव ऐसे समाज की पुनर्रचना करना चाहते थे जिसका आधार सामाजिक और न्यायिक समानता हो। उन्होंने शूद्रों, अतिशूद्रों व महिलाओं की मुक्ति के लिए ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए भी आंदोलन छेड़ा था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा उन ब्राह्मणों की प्रशंसा की जो सामाजिक न्याय के समर्थक थे। महाराष्ट्र के कट्टरपंथी ब्राह्मणों के भीषण विरोध के बावजूद भी वे अपने मार्ग से नहीं डिगे। महात्मा गांधी ने उन्हें वास्तविक महात्मा और वीर सावरकर ने उन्हें क्रांतिकारी समाज सुधारक कहा। फूले जी का जीवन परिचय। महात्मा ज्योतिराव का जन्म 1827 ईस्वी में पूना में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव और माता का नाम चिमनाबाई था। उनके एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम राजाराम था। ज्योतिराव हिंदू समाज के अत्यंत निम्न श्रेणी के कृषक वर्ग में पैदा हुए थे, लेकिन चूंकि उनके दादा सेतिया फूलों का व्यवसाय करते थे इसलिए उनके परिवार को फूले परिवार कहा जाता था। गोविंदराव अत्यंत ही उदार और परंपरागत रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे तथा उनकी माता बड़ी दयालु और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। ज्योतिराव का जन्म उस समय हुआ था जबकि महाराष्ट्र में पेशवा का पतन हो चुका था। पेशवा ब्राह्मणों का मुखिया माना जाता था, अतः ब्राह्मण एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। ब्राह्मणों की मान्यता थी कि समाज का निम्न वर्ग उनकी दासता के लिए पैदा हुआ है, अतः वे समाज के निम्न जाति के लोगों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। यहाँ तक कि निम्न जाति की महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। किंतु जब पेशवा के पतन के बाद ब्राह्मण राज समाप्त हो चुका था और ब्राह्मणों की सारी सुख सुविधाएं भी समाप्त हो गई थी, किंतु ब्राह्मण वर्ग अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने तथा समाज में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील था। जिस समय ज्योतिराव केवल 1 वर्ष के थे उनकी माता का देहांत हो गया, अतः उनका पालन पोषण एक आया के द्वारा किया गया। उस समय शिक्षा प्राप्त करना केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार माना जाता था। समाज में निम्न जाति के लोग शिक्षा प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी गोविंदराव ने ज्योतिराव को स्कूल में भर्ती करवा दिया, जहाँ तीव्र बुद्धि वाले ज्योतिराव ने उल्लेखनीय प्रगति की। किंतु गोविंदराव की फूलों की दुकान में काम करने वाले ब्राह्मणों ने गोविंदराव के कान भरे, जिसके फलस्वरूप ज्योतिराव की पढ़ाई छुड़वा ली गई। ज्योतिराव एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह ईमानदारी से अपने पिता की मदद करने लगे। 13 वर्ष की आयु में ज्योतिराव की शादी सावित्रीबाई नामक कन्या से कर दी गई। ज्योतिराव अपने काम से निवृत्त होकर रोजाना रात को लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ा करते थे। उसके इन कार्यकलापों को देखकर पड़ोस के कुछ लोगों ने गोविंदराव को समझाया, जिसके फलस्वरूप ज्योतिराव को 1841 में पुनः पढ़ने के लिए एक मिशनरी स्कूल में भेज दिया गया। स्कूल में सदाशिव गोवांडे नामक एक ब्राह्मण लड़के से उसकी मित्रता हो गई। घर पर उसके पड़ोस के मुसलमान लड़के मित्र थे। मुसलमानों की संगति में रहते हुए उन्हें हिंदू धर्म के नाम पर होने वाले धूर्त आचरण व मिथ्या विश्वासों का ज्ञान हुआ और उनका मस्तिष्क जाति भेद के विरुद्ध आंदोलन हो उठा। मिशनरी स्कूल में रहते हुए ज्योतिराव व उनके मित्रों ने निश्चय किया कि वे सभी धर्मों का समान सिद्धांतों का पालन करेंगे। 1847 ईस्वी में उन्होंने मिशनरी स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली। इसी समय एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने ज्योतिराव की जीवन धारा बदल दी। ज्योतिराव के एक ब्राह्मण मित्र ने अपनी शादी पर उसे निमंत्रित किया। बारात में सभी ब्राह्मण थे, अतः ज्योतिराव को देखा तो उन्होंने यह कहते हुए कि शूद्र होते हुए उसने बारात में सम्मिलित होने की हिम्मत कैसे की, उसका बड़ा अपमान किया गया। घर जाकर ज्योतिराव ने जब सारी घटना का विवरण अपने पिता को बताया तो परंपरावादी गोविंदराव ने ब्राह्मणों का ही पक्ष लिया और कहा, हम तो शूद्र हैं इसलिए ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर सकते। यह तो उन ब्राह्मणों की उदारता है, उन्होंने तुम्हें दंड नहीं दिया। इस उत्तर से ज्योतिराव का हृदय आंदोलित हो उठा। उन्होंने सोचा कि सदियों से पीड़ित शूद्रों की इस दशा का मूल कारण समाज में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता है। अतः उन्होंने इस सामाजिक ढांचे के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय किया।
उनकी मान्यता थी कि सामाजिक दास्ता राजनीतिक दास्ता से कहीं ज़्यादा बेहतर है, बदतर है, और इस बुराई की जड़ जाति प्रथा है। जिस समय ज्योतिराव केवल 21 वर्ष के थे, उन्होंने महाराष्ट्र में समाज सुधारों का क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ करने शुरू कर दिए। उन्होंने हिंदू स्त्रियों व शूद्रों को तो सदियों से पीड़ित एवं दास्ता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करने का निश्चय किया। 1848 में उन्होंने शूद्र व अतिशूद्र लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। पूना के ब्राह्मणों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि यदि पेशवा राज में ज्योतिराव ऐसा करता तो उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता। ब्राह्मणों के विरोध के कारण ज्योतिराव ने अपनी स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं मिला। अतः ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को, जिसे ज्योतिराव ने घर पर पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाने भेजा। इससे ब्राह्मण और भी भड़क उठे। उन्होंने एक औरत का घर की चारदीवारी से को छोड़कर स्कूल जाना नागवार गुजरा। कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने स्कूल जाती हुई सावित्रीबाई पर कीचड़ और पत्थर भी फेंका, लेकिन वे सावित्रीबाई को अपने मार्ग से न हटा सके। अंत में ब्राह्मणों ने ज्योतिराव के पिता पर दबाव डाला। परंपरावादी गोविंदराव ने ज्योतिराव से कहा कि या तो वह स्कूल बंद कर दे या घर छोड़कर चला जाए। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी सहित घर छोड़ना उचित समझा। चूँकि ज्योतिराव की जीविका का कोई साधन नहीं था, अतः जीविका उपार्जन के लिए उन्हें किसी व्यवसाय में लगना पड़ा और उनका स्कूल बंद हो गया। जब ज्योतिराव की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ, तब वे पुनः स्त्री शिक्षा की ओर उन्मुख हुए और सामाजिक सुधारों की एक ऐसी मशाल जला दी जिसे वे अपनी मृत्यु पर्यंत थामे रहे। लोग उन्हें आदर से ज्योतिबा कहने लगे और उनके मित्र उन्हें तात्या साहब कहने लगे। महाराष्ट्र में स्त्री शिक्षा का प्रथम बिगुल ज्योतिबा ने ही बजाया था। वे जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, अतः उन्होंने अस्पृश्यता का भी विरोध किया, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी, हिंदू विधवाओं के कल्याण के लिए एक अनाथाश्रम स्थापित किया तथा अपने विचारों का प्रचार करने एवं समाज सुधारों के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। जुलाई 1948 ईस्वी में ज्योतिबा के दाहिने अंग को लकवा मार गया। इसके बाद वे सैया से उठ ही नहीं सके। 2 वर्ष की लंबी बीमारी के बाद 27 नवंबर 1890 ईस्वी की रात्रि में 2:20 पर महात्मा ज्योतिराव फुले का देहांत हो गया। महिलाओं की शिक्षा। ज्योतिबा का स्कूल बंद हो जाने के बाद ज्योतिबा और उनके मित्र सदाशिव गोवांडे ने अपनी अपनी पत्नियों को घर पर शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया, ताकि भविष्य में स्थापित होने वाले लड़कियों के स्कूल में वे पढ़ा सकें। ज्योतिबा की आर्थिक स्थिति ठीक होने पर उन्होंने पुनः लड़कियों का स्कूल खोला। इसमें ज्योतिबा के मित्रों ने भी उनकी मदद की। सदाशिव गोवांडे ने स्कूल की छात्राओं को स्लेट और 2 रुपये प्रति माह अनुदान देना आरंभ कर दिया। जब छात्राओं की संख्या बढ़ने लगी, तब एक ब्राह्मण अध्यापक विष्णुपति थाटे ने भी स्कूल में शिक्षण कार्य करके ज्योतिबा की सहायता करना प्रारंभ कर दिया। किंतु ब्राह्मणों द्वारा परेशान करने पर विष्णुपति को स्कूल छोड़ना पड़ा। ब्राह्मणों द्वारा स्कूल के बच्चों को सार्वजनिक जलाशय से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, अतः ज्योतिबा ने अपने निजी खर्च से स्कूल में पीने के पानी की भी व्यवस्था की। यहाँ तक कि स्कूल में छात्राओं को पहनने के लिए कपड़े भी दिए। स्कूल में बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। इस प्रकार समाज के निम्न से निम्न वर्ग के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए गए। इससे पूर्व शूद्रों व अतिशूद्रों के लिए शिक्षा प्राप्त करने की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी स्कूल की प्रगति को देखते हुए ज्योतिबा ने 3 जुलाई 1851 ईस्वी को एक और स्कूल स्थापित किया। सावित्रीबाई को वहाँ की मुख्याध्यापिका नियुक्त किया। इन स्कूलों का उचित प्रबंध करने के लिए महिला शिक्षा समिति स्थापित की। लड़कियां स्कूल छोड़कर न जाएं, इसके लिए उन्होंने खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़ा और घर से स्कूल लाने व ले जाने के लिए भी प्रबंध कर दिया। इस उचित प्रबंध को देखते हुए बम्बई की सरकार ने इन शिक्षण संस्थाओं को 75 रुपये प्रतिमाह का अनुदान देना स्वीकार कर लिया। ज्योतिबा ने 17 सितंबर 1851 को और तत्पश्चात 15 मार्च 1852 को 2 स्कूल और स्थापित किए। कुछ समय बाद ज्योतिबा ने समाज के अछूत माने जाने वाली जातियों के छात्रों व छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल स्थापित किए। शूद्र जाति की स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए ज्योतिबा ने जो कार्य किया, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 16 नवंबर 1852 को उन्हें शाल ओढ़ाकर उनका सार्वजनिक सम्मान किया। इससे कट्टरपंथी ब्राह्मण और अधिक क्रुद्ध हो उठे, किंतु इस समय तक ज्योतिबा पूरे महाराष्ट्र में
स्त्री शिक्षा और निम्न जातियों के मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। अस्पृश्यता का विरोध। ज्योतिबा जाति प्रथा और अस्पृश्यता के घोर विरोधी थे। ज्योतिबा की दृढ़ मान्यता थी कि हिंदू धर्म ग्रंथों में जो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता प्रतिपादित की गई वह स्वयं ब्राह्मणों की ही चाल है और ऐसा निम्न वर्ग का शोषण करने के लिए ही किया गया है। अतः उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों को एक धोखा बताया। 10 सितंबर 1853 को उन्होंने अपनी महिला शिक्षा समिति की बैठक में स्पष्ट कहा कि महर एवं मंग जैसी नीची और अछूत जाति के लोगों की शिक्षा से बढ़कर कोई काम महत्वपूर्ण नहीं है। इसी बैठक में ज्योतिबा के मित्र सदाशिव गोवांडे ने कहा कि हमारे देशवासियों की अज्ञानता ने उन्हें अंधविश्वासों और दास्ता की ओर धकेल दिया है। अज्ञानता समाज की खतरनाक बीमारी है जिसका उचित उपचार आवश्यक है। इस बीमारी का मूल कारण जाति प्रथा है जिससे सर्वाधिक पीड़ित निम्न जाति के लोग हैं। अतः सर्वप्रथम इस निम्न जाति के लोगों की अज्ञानता दूर होनी चाहिए। 1854 के वुड डिस्पैच में यह घोषणा की गई कि किसी भी छात्र को उसकी जाति के आधार पर स्कूल या कॉलेज में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा। इससे ज्योतिबा के विचारों को बल प्राप्त हुआ। 1856 में बम्बई सरकार ने भी ऐसी घोषणा की। ज्योतिबा एक ऐसी समाज की संरचना करना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को मानवीय अधिकार प्राप्त हो। ज्योतिबा के सभी ब्राह्मण मित्र मानवीय दृष्टिकोण के कारण ज्योतिबा के साथ थे, किंतु उनमें सामाजिक एवं धार्मिक समानता की भावना नहीं थी। यही ज्योतिबा और उनके ब्राह्मण मित्रों के विचारों में अंतर था। ज्योतिबा ऐसी शिक्षा देना चाहते थे ताकि निम्न जाति के लोग अपने समान अधिकारों एवं अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष कर सकें। ज्योतिबा के ब्राह्मण मित्र इन विचारों से सहमत नहीं थे। फलस्वरूप ज्योतिबा और उनके सहयोगियों में मतभेद उत्पन्न हो गए। अतः ज्योतिबा ने इस शिक्षा समिति से अपने आप को अलग कर लिया तथा जुलाई 1854 ईस्वी में एक स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ली। सावित्रीबाई खाली समय मोटे गद्दे व रजाइयाँ बनाकर बेचती थी। इस प्रकार ज्योतिबा अपनी जीविका चलाने लगे। ब्राह्मणवाद को चुनौती। ज्योतिबा के जाति प्रथा विरोधी अभियान से ब्राह्मण क्रुद्ध तो थे ही, अब उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों की मनमानी व्याख्या करके यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि स्वयं भगवान भी नीची जाति के लोगों को पसंद नहीं करते। ज्योतिबा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने ब्राह्मणवाद को चुनौती देने का निश्चय किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने एक तृतीय रत्न नामक नाटक लिखा जिसमें पौराणिक मान्यताओं का भंडाफोड़ किया। इससे ब्राह्मणों का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तथा कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने ज्योतिबा की हत्या करवाने के उद्देश्य से 2 नीची जाति के लोगों को इस कार्य हेतु तैनात कर दिया। ये दोनों व्यक्ति रात के अंधेरे में ज्योतिबा के घर में घुसे। उनके आने की आहट और फुसफुसाहट से ज्योतिबा की आंख खुल गई। उन्होंने बड़े धैर्य से उन लोगों के आने का कारण पूछा। इस पर दोनों ने स्पष्ट कह दिया कि वे ज्योतिबा की हत्या करने आए हैं, क्योंकि जिन ब्राह्मणों ने उन्हें भेजा है उन्होंने दोनों को 1,000 रुपये देने को कहा है। ज्योतिबा ने उन्हें कहा कि यदि मेरी हत्या से तुम्हें लाभ होता है तो मेरे सिर तुम्हारे सामने है। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी कि जिन निर्धन व निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए मैंने काम किया वे ही मेरा सिर काटें, क्योंकि मेरी मृत्यु से ही भी उन्हें लाभ हो रहा है। इस पर वे दोनों बड़े लज्जित हुए और ज्योतिबा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि उन्हें उन लोगों की हत्या करने की अनुमति प्रदान करें जिन्होंने उन्हें भेजा था। किंतु ज्योतिबा ने कहा, सर्वाधिक गौरवपूर्ण प्रतिशोध क्षमा है। दोनों ही व्यक्ति ज्योतिबा के अनुयायी बन गए। उन्होंने ज्योतिबा की रात्रि पाठशाला में अध्ययन किया। बाद में एक तो ज्योतिबा का अंगरक्षक बना और दूसरा डोंडीराम ज्योतिबा द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज का मुख्य स्तंभ बन गया तथा सत्य शोधक समाज के विचारों को प्रचारित करने के लिए वेदाचार नामक पुस्तक भी लिखी। 1857 ईस्वी के विप्लव में नाना साहब की असफलता पर ज्योतिबा ने प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि नाना साहब की सफलता से महाराष्ट्र में पुनः ब्राह्मणों का राज्य स्थापित हो जाता और गैर ब्राह्मणों पर पुनः अत्याचार आरंभ हो जाते। ज्योतिबा की दृढ़ मान्यता थी कि अच्छी सरकार कभी स्वराज से अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने साहसपूर्ण कहा कि ब्राह्मण राज से ब्रिटिश राज कहीं ज़्यादा अच्छा है। ज्योतिबा ने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि पूर्व में किस प्रकार ब्राह्मणों ने निम्न जाति के लोगों का शोषण किया है। ज्योतिबा ने ठेकेदारी का व्यवसाय भी किया। इस व्यवसाय में रहते हुए उन्हें राज्य कर्मचारियों व अधिकारियों के संपर्क में आने का अवसर मिला। उस समय लगभग सभी राज्य कर्मचारी और अधिकारी ब्राह्मण थे जो भ्रष्ट आचरण से धन कमा रहे थे। ज्योतिबा ने अपनी पुस्तक द्वारा ऐसे भ्रष्ट राज्य के कर्मचारियों
व अधिकारियों का भी भंडाफोड़ किया। ज्योतिबा ने सुझाव दिया कि राज की सेवा में सभी जाति के लोगों की भर्ती की जाए ताकि ब्राह्मणों की समाज विरोधी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके।